जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि यूपी SSC पेट पर आधारित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को 50 क्वेश्चनों का एक जो है बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, जो कि पेट में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछता है उसी पर आधारित है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो आप लोग को बताना है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से है। तो देखिए, विकल्प ए है सामवेद, विकल्प बी है ऋग्वेद, विकल्प सी है अथर्ववेद, विकल्प डी है यजुर्वेद। तो आप लोग को बताना है होता का संबंध किस वेद से है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा बी। होता का संबंध जो है ऋग्वेद का है। यदि ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। यदि बात की जाए सबसे नवीनतम वेद कौन सा है तो अथर्ववेद होगा। यदि बात की जाए ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है तो वह कौन सा है, यजुर्वेद है। यदि बात की जाए संगीत का जनक या संगीत का जो उल्लेख है उसका किस वेद में जो है उल्लेख किया गया है, तो संगीत का उल्लेख जो है वह सामवेद में किया गया है। यदि बात की जाए जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है तो वह कौन सा है, अथर्ववेद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। तो आप लोग को बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं। विकल्प ए है चंद्रगुप्त, विकल्प बी है कुमारगुप्त, विकल्प सी है बख्तियार खिलजी, विकल्प डी है धर्मपाल। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है। यदि बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है तो यह राजगिरी बिहार में स्थित है। इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक जो हैं वह हैं कुमारगुप्त। यदि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त की बात की जाए कि ध्वस्त किसने किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके ही काल में जो है फाहियान 2 आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान आया था। यदि मेगास्थनीज की बात की जाए तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। यदि धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल जो है इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं। तो आप लोग को बताना है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन हैं। विकल्प ए है कपिल, विकल्प बी है कणाद, विकल्प बी है गौतमी, विकल्प सी है जैमिनी। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे, गौतमी थे। यदि जैमिनी की बात की जाए तो इन्होंने जो है मीमांस की स्थापना की थी। यदि बात की जाए कपिल की तो इन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की थी। जबकि जो कणाद थे इन्होंने वैशेषिकी जो एक वो था उसका प्रवर्तन किया था, वैशेषिकी था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो आप लोग को बताना है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। विकल्प ए है 1556, विकल्प बी है 1578, विकल्प सी है 1576, विकल्प डी है वह कौन सा है, 1582। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, अकबर ने जो है दीन ए इलाही की स्थापना जो प्रारंभ है वह कब किया था, 1582 में। यदि दीन ए इलाही की बात की जाए यह किससे संबंधित था तो यह धर्म से संबंधित था। विकल्प ए की बात की जाए 1556 में, तो 1556 में जो है अकबर जो है शासन करना प्रारंभ किया था। अर्थात जो अकबर ने गद्दी पर जब कब बैठा, 1556 ईस्वी में बैठा था। 1578 की बात की जाए तो 1578 में इबादत खाना जो है सभी धर्मों के लिए प्रारंभ किया था। इबादत खाना की स्थापना की बात की जाए तो 1575 में हुई थी। यदि बात की जाए 1576 में, तो 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अगला विकल्प है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5वां, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। विकल्प ए है 1206, विकल्प बी है 712 ईस्वी, विकल्प सी है 1151, विकल्प डी है 1152। तो आप लोग को विकल्प सी है 1191, विकल्प डी है 1192। तो आइए आप लोग इसका आंसर बताइए कि 5वें का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी।
भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में किया गया था। यदि विकल्प ए की बात की जाए 1206 में, तो 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी जो थी वह प्रथम लाहौर थी। यदि 1191 की बात की जाए तो 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें जो है प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, जबकि मोहम्मद गोरी वह पराजित हुआ था। यदि बात की जाए विकल्प डी की 1192 की, तो 1192 में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी, जबकि पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, हार हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोग बताइए कब हुआ था। 1766 में हुआ था कि 1780 में हुआ था कि 1790 में हुआ था कि 1799 में हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए। 1766 से लेकर 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यदि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था यह 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। यदि बात की जाए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की तो 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। और यदि बात की जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की तो 1799 में हुआ था, क्योंकि इसी में जो है श्री टीपू सुल्तान मारा गया था, तो 1799 में ही ख़त्म हो गया था। यदि बात की जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की किस संधि के तहत समाप्त हुई थी, तो यह जो था मैसूर की आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें मद्रास की संधि हुई थी, इसमें मैंगलोर की संधि हुई थी। प्रथम में मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि, और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चतुर्थ में टीपू सुल्तान मारा गया था, तो कोई संधि नहीं हुई थी। यदि बात की जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था, तो हैदर अली हुआ था। द्वितीय में जो कौन विजयी हुआ था, तो इसमें बराबर जीता तो बराबर हुई थी। इसमें जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर में युद्ध में ही हैदर अली 1782 ईस्वी में मारा गया। उसके पश्चात टीपू सुल्तान जो है गद्दी पर बैठा। उसके पश्चात था 1790 से 1792 में, इसमें जो है टीपू सुल्तान की हार हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, जिसके तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विकल्प ए है रॉबर्ट क्लाइव, विकल्प बी है वारेन हेस्टिंग, जबकि विकल्प सी है विलियम बेंटिंग, विकल्प डी है लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विलियम बेंटिंग। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग जो है यह बंगाल का अंतिम जो था गवर्नर जनरल था। बंगाल का यदि क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग। यदि पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंग ही आंसर होगा। यदि बात की जाए लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का प्रथम वायसराय था। यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। यदि बात की जाए भारत का प्रथम वायसराय कब बना, तो भारत का प्रथम वायसराय यह 1558 ईस्वी में यह बना। यदि बात की जाए इसके कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल जो है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक था। इसी के कार्यकाल के दौरान जो है भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव की बात की जाए, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था यह यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। यदि बात की जाए वारेन हेस्टिंग की, तो वारेन हेस्टिंग जो था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। विकल्प ए है मुनरो, विकल्प डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प सी है लॉर्ड मैकेंजी, विकल्प डी है लॉर्ड डलहौजी। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यदि बात की जाए स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो स्थाई बंदोबस्त जो है यह 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यदि बात की जाए होल्ड मैकेंजी की, तो होल्ड मैकेंजी जो है इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। यदि बात की जाए मुनरो की,
तो मुनरो जो है था यह रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। यदि बात की जाए स्थायी बंदोबस्त कितने प्रतिशत जगहों पर लागू थी, तो 19%। यदि बात की जाए स्थायी रैयतवाड़ी कितने स्थानों पर कितने प्रतिशत लागू थी, तो यह 51%। जबकि जो महलवाड़ी व्यवस्था थी यह भारत में 30% लागू थी। लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए तो इसने जो है हड़प नीति प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग को बताना है। विकल्प ए है लिनिथिगो, विकल्प बी है लॉर्ड कर्जन, विकल्प सी है लॉर्ड कैनिंग, विकल्प डी है चेम्सफोर्ड। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। अभी हमने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग का जो समय था वह 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक हुआ था। तो 1857 की क्रांति 1857 में प्रारंभ हुई थी, तो उस समय इसका कार्यकाल रहा होगा कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग अंतिम क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। यदि बात की जाए चेम्सफोर्ड की, तो चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वह 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक था। इसी के कार्यकाल के दौरान जो है रूरल एक्ट आया था। अगला देखते हैं लिनिथिगो की बात की जाए, इसका कार्यकाल 1936 से लेके 1943 ईस्वी तक रहता है। इसी के कार्यकाल के दौरान जो है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। विकल्प बी की बात की जाए लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वह 1899 से लेके 1905 ईस्वी तक था। इसी के कार्यकाल के दौरान बंगाल विभाजन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो आप लोगों को बताना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। तो इसका आंसर होगा 21 वर्ष। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। तो कौन सा जो इसमें से है जो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, आप लोग को बताना है। विकल्प ए है मौलिक कर्तव्य, विकल्प बी है मौलिक अधिकार, विकल्प सी है समवर्ती सूची, जबकि विकल्प डी है एकल नागरिकता। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। यदि बात की जाए मौलिक कर्तव्य की किस देश से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। यदि बात की जाए समवर्ती सूची की, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यदि बात की जाए एकल नागरिकता की, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो आप लोग को बताना है कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। यदि बात की जाए विकल्प ए की कोंकणी, विकल्प बी है कोंकणी नेपाली मणिपुरी, विकल्प सी है सिंधी, विकल्प डी है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। यदि बात की जाए 21वें संविधान संशोधन की, तो यह 1967 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में यदि बात की जाए वह प्रारंभ में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। 15वीं भाषा के रूप में प्रथम बार सिंधी को जोड़ा गया। वर्तमान समय में यदि बात की जाए भाषाओं की कितनी संख्या है, तो भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है वह 22 है। यदि बात की जाए और कब कब जोड़ी गई, तो 71वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया, वह था कोंकणी नेपाली और मणिपुरी, जबकि बोडो डोगरी मैथिली और संथाली जो है 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है बजट का प्रावधान किया गया है। विकल्प ए है अनुच्छेद 112, विकल्प बी है अनुच्छेद 123, विकल्प सी है 108 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए
यदि बात की जाए भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जो है बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। यदि विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया है तो आप लोग इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। यदि विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, अगर विकल्प नहीं दिया है तो आप लोग जो है अनुच्छेद 112 को लगाएंगे। भारतीय संविधान में वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है, न कि बजट के बारे में। यदि बात की जाए अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 108 की, तो 108 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा? डी। यदि डी विकल्प न दिया होता तो हमारे साथ कौन सा विकल्प सही होता? 112 सही होता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसमें से विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 11, विकल्प सी है इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी है 1। तो आप लोग बताइए कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसका जो सही आंसर होगा कोई नहीं। तो भारतीय मूल संविधान में किसी भी प्रकार के मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। वर्तमान समय में यदि बात की जाए कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान समय में मूल कर्तव्य की संख्या जो है वह कितनी है? 11 है। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के उल्लेख किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। विकल्प ए है अनुसूची क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। यदि अनुसूची भी पूछे तो भी आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए अनुसूची विकल्प 1 दिया है, अनुसूची 2 विकल्प बी दिया है, अनुसूची 3 विकल्प सी दिया है, अनुसूची 1 विकल्प डी दिया है, अनुसूची 10। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसका जो सही आंसर है वह है सी। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि बात की जाए किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में। यदि बात की जाए किस भाग में प्रावधान किया गया है, तो भी आंसर इसका क्या होगा? 1, यानी प्रथम भाग में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि बात की जाए अनुसूची 2 में, तो अनुसूची 2 में क्या प्रावधान किया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों के बारे में। यदि अनुसूची 3 की बात की जाए, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद 3 में किया गया है, किंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रावधान यह अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद कितने 69 में किया गया है। यदि बात की जाए अनुसूची 10 की, तो अनुसूची 10 में क्या दिया है? दल बदल से संबंधित है। यदि आप लोग को दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में कन्फ्यूजन हो कि इसको कैसे याद करें कि पहले शपथ है कि पहले जो है क्या कि पहले शपथ है कि पहले जो है वेतन है, तो देखिए आप लोग जैसे किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो पहले आप लोग क्या देखते हैं? वेतन। तो वैसे ही पहले वेतन फिर उसके बाद शपथ। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आप लोग बताइए किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। विकल्प ए है अरुण, विकल्प बी है मंगल, विकल्प सी है बुध, विकल्प सी डी है शुक्र। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है बी, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। यदि अरुण की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हरा ग्रह कहा जाता है। यदि बुध की बात की जाए तो बुध को क्या कहा जाता है? यह सबसे बुध और शुक्र के पास क्या नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। यदि शुक्र की बात की जाए, शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यदि पूछे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वह कौन सा होगा? बुध। तो हमारा आंसर जो है
कौन सा सही है? बी, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा रेगिस्तान मंगोलिया में स्थित है? या क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कौन सा मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। तो आप लोग को बताना है। विकल्प ए है गोबी, विकल्प बी है थार, विकल्प सी है सोमालिया, विकल्प डी है अटाकामा। तो आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही है। तो देखिए विकल्प ए की बात की जाए कौन सा है? देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, गोबी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया और चीन में। विकल्प बी की बात की जाए थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में पाया जाता है। सोमालिया की बात की जाए मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो सोमाली में पाया जाता है। यदि अटाकामा की बात की जाए तो यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? यदि क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन में दिया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के कितने उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। विकल्प ए है जो वह कितना दिया है, देखिए 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट, 6 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट। विकल्प सी है 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट। विकल्प डी है 66 अंश 9 मिनट से लेके 98 अंश 25 मिनट। तो बताइए इसमें से आप लोग का कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो सही होगा वह होगा सी। यदि विकल्प में ये भी दिया रहे कि भारत का उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः कि उत्तरी अक्षांश में किस देशांतर पर स्थित है, तो भी कितना सही होगा? 8 अंश 4 मिनट 37 अंश 6 मिनट तक स्थित है। यदि पूर्वी गोलार्ध की बात की जाए तो पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पर स्थित है। यदि बात की जाए 6 अंश 4 मिनट और से लेकर 37 अंश 6 मिनट की, तो यह जो है भारत का पूरा जो है संपूर्ण गोलार्ध की उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में भारत 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झील केरल में स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में स्थित है। विकल्प ए है सांभर, विकल्प बी है लोकटक झील, विकल्प सी है डल झील और विकल्प डी है पेरियार झील। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, केरल में जो है पेरियार झील स्थित है। यदि बात की जाए सांभर झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। लोकटक झील की बात की जाए तो यह मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एक तैरता हुआ झील है। यदि बात की जाए डल झील की, तो डल झील जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। विकल्प ए है केरल, विकल्प बी है बिहार, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है क्या सिक्किम। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वह बिहार है। यदि केरल की बात की जाए तो केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यदि बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विकल्प ए है माइक्रोफोन, विकल्प बी है लाउड स्पीकर, विकल्प सी है डायनमो, विकल्प डी है विद्युत बल्ब। तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी डायनमो। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, डायनमो। यदि विकल्प ए की बात की जाए माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन का काम होता है कि जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यदि लाउड स्पीकर की बात की जाए इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। यदि विकल्प डी की बात की जाए विद्युत बल्ब,
तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित तथा जो है ताप में परिवर्तित करता है। अगला विकल्प है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी राशि है जो अदिश राशि है। यदि बात की जाए अदिश राशि किसे कहते हैं, तो अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा की ज़रूरत न पड़े किंतु उसका जो परिणाम होता है वह निश्चित हो, परिमाण निश्चित हो किंतु दिशा न निश्चित हो, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। यदि सदिश राशि की बात की जाए तो परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा अदिश राशि है। तो देखिए बल, संवेग और त्वरण तीनों क्या हैं? सदिश राशियां हैं, जबकि द्रव्यमान जो है यह अदिश राशि है। तो ये हमारा विकल्प सही है। देखिए एक और ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग सदिश और अदिश राशि को पहचान सकते हैं। उसका सिर्फ 2-3 अपवाद हैं, जैसे द्रव्यमान और दाब, और एक है उसे छोड़ के जो है सभी क्या होते हैं जो अदिश राशियाँ होती हैं, जिनमें यदि वह लगा रहे वह क्या होगी? सदिश राशि होगी, और जिनमें वह न लगा रहे वह अदिश राशि होगी, किंतु द्रव्यमान और दाब को छोड़कर। और यदि भार की बात की जाए तो वह भी क्या होता है? अदिश राशि होती है। और जितने भी मात्रक होंगे जिसमें ब और वह लगा रहेगा वह क्या होगा? लगभग सदिश राशियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है आप लोग को बताना है। विकल्प ए है 8.4, विकल्प बी है 7.4, विकल्प सी है 6.5 और विकल्प डी है 6.4। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है कि जो समुद्री जल का पीएच मान होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह होगा ए। समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वह होता है 8.4। यदि बात की जाए 7.4 किसका होता है, तो 7.4 जो है वह रक्त का पीएच मान होता है। यदि बात की जाए 6.5 किसका होता है, तो 6.5 होता है यह लार का पीएच मान होता है। यदि बात की जाए विकल्प डी 6.4 किसका पीएच मान होता है, तो यह जो है दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4, लार का जो पीएच मान है वह 6.5, रक्त का 7.4 और समुद्र का कितना होता है 8.4। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप लोग को बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विकल्प ए है थायमीन, विकल्प बी है रेटिनॉल, विकल्प सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विकल्प डी है टोकोफेरॉल। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है आप लोग बताइए। तो इसका जो सही है वह है बी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यदि थायमीन की बात की जाए तो थायमीन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। यदि एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। यदि टोकोफेरॉल की बात की जाए तो टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो हमारा कौन सा सही है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा था, विटामिन ए सही है, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका का वह कौन सा भाग है कोशिका का वह कौन सा भाग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि कोशिका का वह कौन सा भाग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। विकल्प ए है कोशिका झिल्ली, विकल्प बी है कोशिका भित्ति, विकल्प सी है तारकाय, विकल्प डी है राइबोसोम। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए विकल्प बी जो है कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप अर्थात पेड़ पौधों में जो सबसे उसका बाहरी आवरण होता है जिससे वह ढका रहता है वही कोशिका भित्ति होती है। यदि बात की कोशिका झिल्ली की तो कोशिका झिल्ली में जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम की बात की जाए तो यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को, 1 जुलाई 1955 को, 1 जनवरी 1949 को या 2 अक्टूबर 1972 को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यदि बात की जाए 1 जनवरी 1949 की
तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की जो है क्या हुआ था, पुनर्निर्माण हुआ था। यदि बात की जाए 1 जुलाई 1955 की, तो 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यदि बात की जाए डी विकल्प की 2 अक्टूबर 1972 को, तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? तो आप लोग बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना था जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त में पहुंचाना था? तो इसका जो विकल्प सही होगा वह होगा सी, विकल्प सी जो है, अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह उद्देश्य रखा गया था कि आत्मनिर्भर बनाना तथा स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका क्या आंसर होगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य रखा गया था? तो विकास के साथ जो है इसका रखा गया था, विकास के साथ आर्थिक जो है आत्मनिर्भर बनाना था। तो स्थायित्व के साथ जो है स्थायित्व विकास के साथ जो है आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना था। यदि बात की जाए विकल्प ए की प्रथम पंचवर्षीय में, तो जो है अर्थव्यवस्था को जो है क्या करना था, संस्कृति विचार के साथ जो है प्रक्रिया को बढ़ाना था। तो इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया था कि अर्थव्यवस्था को जो है एक संस्कृति विकास के साथ जो है प्रारंभ किया जाए। यदि बात की जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो समाजवादी के साथ समाजवादी समाज का की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में भारत की कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी 11। इसके पहले भारत में 10 महारत्न कंपनियां थी, अभी हाल ही में एक 11वां जो है महारत्न कंपनी को जोड़ा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप लोग को बताना है कि 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है वित्त मंत्री, विकल्प सी है रिजर्व बैंक के गवर्नर और विकल्प डी है वित्त सचिव। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, 1 रुपये के करेंसी पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। यदि बात की जाए इसके अलावा जितने भी नोट या सिक्के होते हैं उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा आप लोग को बताना है कि वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। तो आप लोग बताइएगा कि खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा, वह कौन सा दर है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है। विकल्प ए है उधार लेंडिंग ब्याज दर, विकल्प बी है नगद आरक्षित अनुपात, विकल्प सी है रेपो दर और विकल्प डी है रिवर्स रेपो दर। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, आरबीआई जो है रेपो दर पर जो है वाणिज्यिक बैंकों को जो है पैसा उधार देती है। यदि रिवर्स रेपो दर की बात की जाए तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो यदि आरबीआई में पैसा रखते हैं उनको जो उधार दिया जाता है उसके बदले में जो टैक्स मिलता है वह रिवर्स रेपो दर पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अप्रैल 2022 में सबसे अधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो आप लोग को बताना है कि किस देश ने अप्रैल 2022 में सबसे अधिक झंडे फहराने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। विकल्प ए है पाकिस्तान, विकल्प बी है भारत, विकल्प सी है चीन, विकल्प डी है बांग्लादेश। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है भारत। भारत ने जो है सबसे अधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड कायम किया है और ये कहाँ फहराया गया था, जम्मू कश्मीर में। यदि बात की जाए इसके पहले कौन सा रिकॉर्ड था, तो इसके पहले जो था वह भी भारत के ही नाम था। जब ऋषभ पंत ने शतक लगाया था उसी समय जो है यह झंडा फहराया गया था, तो उसी का रिकॉर्ड टूटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में
भारत का कौन सा रैंक था। तो आप लोग को बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा रैंक है। विकल्प ए है 150, विकल्प बी है 146, विकल्प सी है 120, विकल्प डी है 83। तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा रैंक है, वह कौन सा रैंक है 146। यदि बात की जाए 150 में किसका रैंक है, तो 150 में जो है भारतीय प्रेस जो आता है विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में, उसमें जो है भारत का स्थान 150 है। यदि बात की जाए हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान कितना है तो 83वां है। यदि पूछे हेनले पासपोर्ट में सबसे मतलब अधिक शक्तिशाली किसका है, तो जापान का है। यदि बात की जाए 120 में भारत की किस चीज़ की रैंक है, तो सतत विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान है वह 120वां है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया। तो आप लोग बताइए कि आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है। विकल्प ए है मिताली राज, विकल्प बी है झूलन गोस्वामी, विकल्प सी है एलिसा हेली, विकल्प सी है स्मृति मंधाना। तो बताइए कौन सा सही है। तो आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से जो है वह स्मृति मंधाना को दिया गया है। यदि एलिसा हेली की बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। झूलन गोस्वामी की बात की जाए तो भारत की तेज गेंदबाज हैं। यह महिलाओं में सबसे अधिक वनडे में विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। यदि बात की जाए मिताली राज की, तो विश्व में सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज मिताली राज हैं। इन्हीं के नाम सबसे ज़्यादा अर्धशतक भी इनके नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए आप लोग बताइए कि 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए गंजम जिला आपको बताना है किस जो है राज्य में है। बताइए आप लोग इसका कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है गंजम जिला स्थित है। यदि बात की जाए यह गंजम जिला क्यों फेमस है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। अगला विकल्प क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर है 29 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है। तो आप लोग को बताना है कि एयर इंडिया आधिकारिक तौर पर भारत में किसे सौंप दिया है। विकल्प ए है अडानी ग्रुप, विकल्प बी है टाटा ग्रुप, विकल्प सी है रिलायंस ग्रुप, विकल्प डी है जो है भारत पेट्रोलियम। तो बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर है वह है टाटा ग्रुप। तो टाटा ग्रुप को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर से जो है एयर इंडिया को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। विकल्प ए है मध्य प्रदेश, विकल्प बी है गुजरात, विकल्प सी है राजस्थान, विकल्प डी है हरियाणा। तो बताइए कौन सा इसका सही है। तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है गुजरात राज्य में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विकल्प ए है 8 मार्च, विकल्प बी है 5 जून, विकल्प सी है 21 जून, विकल्प डी है 24 मार्च। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर है वह है बी, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। यदि बात की जाए 8 मार्च को, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यदि 21 जून की बात की जाए तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा दिवस मनाया जाता है। यदि बात की जाए 2022 में यह कैसरा वर्ष था जो मनाया गया, तो 8वीं बार मनाया गया। यदि पूछे कब प्रारंभ किया गया था, तो 2015 में प्रथम बार मनाया गया था योगा दिवस। यदि बात की जाए अगले विकल्प डी की, तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 24 मार्च को जो है क्षय रोग या तपेदिक रोग मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है। तो बताइए कि भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय,
या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका जो सही आंसर है वह है सी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। यदि बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य खंडपीठ है वह अगरतला है। यदि तेलंगाना की बात की जाए, इसका मुख्य खंडपीठ कहाँ है, तो हैदराबाद है। यदि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात की जाए, इसका मुख्य खंडपीठ कहाँ है, तो अमरावती है। यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय की बात की जाए, इसका मुख्य खंडपीठ कहाँ है, तो इसका जो मुख्य खंडपीठ है वह कोलकाता है। यदि बात की जाए भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है। यदि बात की जाए 23वां उच्च न्यायालय कौन सा है, तो त्रिपुरा है। यदि 24वें की बात की जाए तो तेलंगाना 24वां उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है। विकल्प ए है बिहार, विकल्प बी है उत्तर प्रदेश, विकल्प सी है गुजरात, विकल्प डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए कि कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अमृत सरोवर जो है प्रथम स्थापित जो किया गया है वह उत्तर प्रदेश में किया गया है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो रामपुर जिले में किया गया है। यदि बात की जाए इसकी स्थापना किसने की थी, तो जो अल्पसंख्यक मंत्री थे मुख्तार नकवी करके, वही जो थे उन्होंने ही यह स्थापित की थी। अब जो है अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी है, क्योंकि मुख्तार नकवी की जो है राज्यसभा से वो थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फर्म कहाँ स्थापित किया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फर्म कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। विकल्प ए है लंदन, विकल्प बी है न्यूयॉर्क, विकल्प सी है सिंगापुर, विकल्प डी है मुंबई। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फर्म जो है वह सिंगापुर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए सुमन भी होता है फूल का पर्यायवाची, कुसुम भी होता है, पुष्प होता है, लेकिन प्रभा जो है यह किरण का पर्यायवाची होता है। तो सुमन, कुसुम, पुष्प जो है फूल का पर्यायवाची है, प्रभा जो है वह किसका है, किरण का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, प्रभा, क्योंकि इसमें दिया है कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अनभिज्ञ का आप लोग को विलोम बताना है, क्या होगा, भिज्ञ, सभिज्ञ, सुभिज्ञ या अनभिज्ञ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वह क्या, अनभिज्ञ का विलोम जो होता है, देखिए अभिज्ञ का विलोम पूछा था, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। तो अभिज्ञ बना लीजिएगा आप लोग इसको, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। विकल्प ए है योद्धा, युद्ध, विकल्प बी है युद्धरत, विकल्प सी है युद्धवीर, विकल्प डी जो है युयुत्सु। आप लोग को बताना है कि जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है मल फेंकना, विकल्प बी है बदनाम करना, विकल्प सी है दलदल में फंसना, विकल्प डी जो है वह है दूसरे के कपड़े गंदा करना। तो आप लोग बताइए कि कीचड़ उछालने का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, बदनाम करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। विकल्प ए है हास, विकल्प बी है शोक, विकल्प सी है रति, विकल्प डी है उत्साह। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो देखिए हास्य रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वह हास होता है, करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वह शोक होता है, रति जो है वह श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, जबकि उत्साह जो है यह बी रस का स्थायी भाव होता है। तो कौन सा हमारा सही होगा, रति। रति जो है वह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो हमारी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे जो हमने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके आगे जो 5 क्वेश्चन है उसको हम जो है पाई चार्ट बना के आप लोग को अलग से उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज की क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिस भी साथी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।